बच्चा लोग बड़क्कम 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 बोले तो नमस्कार। हाँ, फिजिक्स पढ़ेंगे, अगला पाठ है कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। पाठ का नाम डाल लीजिए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। आपने पाठ का नाम डाल लिया, या आपकी किताब में जो भी पाठ का नाम दिया गया हो वो पाठ का नाम डाल लेंगे। पाठ आपका आपकी किताब के हिसाब से मेरे ख्याल से दूसरा पाठ है, तो ये आप पाठ दूसरा डाल सकते हैं। पहले मैंने पहला पाठ पढ़ाया, इसके बाद पहले के बाद तीसरा पढ़ाया, तीसरे के बाद दूसरा पढ़ा रहा हूँ। हाँ, हमें समझना है अपवर्तन क्या है। अपवर्तन अपवर्तन रिफ्रैक्शन, हेडिंग डाल लें अपवर्तन रिफ्रैक्शन। अपवर्तन अपवर्तन रिफ्रैक्शन। और परावर्तन की अंग्रेजी होती थी रेफ्लेक्शन, और उसकी अंग्रेजी होती रेफ्लेक्शन, और इसकी है रिफ्रैक्शन। REFRACTION रिफ्रैक्शन। समझिए क्या है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। देखो, ये जो रेखा हमने खींची ये दो माध्यमों को अलग अलग करती है। एक माध्यम ये है, दूसरा माध्यम ये है। माध्यमों को ये रेखा अलग अलग करती है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे? सीमा पृष्ठ। क्या है इसका नाम? सीमा पृष्ठ। सीमा का पृष्ठ दो माध्यमों को अलग अलग करती है। मान लीजिए पहला ये जो माध्यम है ये है आपका, पहला जो माध्यम है ये है आपका वायु। अच्छे से समझेंगे, समझ में आएगा। वायु। और ये रहा कांच। दूसरा जो माध्यम है वो क्या है? कांच। कांच के लिए मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं कि आपको अलग समझ में आए। जैसे ये हो गया, इस तरह से हमने कर दिया। कांच, कांच में ऐसी डिजाइन सी बनी रहती है, तो ये दूसरा माध्यम जो हो गया, ये हो गया हमारा, क्या हो गया भाई? कांच। हमने ऐसा बना दिया, तो ये कौन सा माध्यम हो? ये कांच है, और ये है वह ऊपर का माध्यम वायु। ये वायु है, यहाँ ये वायु वाला माध्यम है, और ये कांच वाला माध्यम है। वायु को हम कहते हैं विरल माध्यम। वायु विरल है ना, और कांच क्या है? वायु की अपेक्षा सघन। कांच क्या है? सघन। तो ये विरल है, और ये है क्या आपका? सघन माध्यम। अब प्रकाश की कोई किरण चलती है ऐसे, ये प्रकाश की कोई किरण आ रही है ऐसे, इधर आपतित हुई, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। इस किरण का नाम क्या हो जाएगा? आपतित किरण। आपतित हो रही है ना, आपतित किरण। क्या नाम है इस किरण का? आपतित किरण। यहां पड़ी, हम एक अवलंब डाल, और पढ़ने के बाद ये ऐसे निकल जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे निकलती है, ऐसे। अब एक हम अवलंब डाल लेते हैं इस पर, बिल्कुल सीधा डालेंगे अवलंब। अवलंब डाल लीजिए, जो है अवलंब। ये आपतित किरण है, और ये यहाँ से मुड़ गई। क्या हो गई? मुड़ गई। वैसे इस किरण को कैसे जाना था? किरण तो हमेशा सीधा गमन करती है ना, फिर ये मुड़ क्यों गई? मुड़ कैसे जाती है? इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। वैसे जाना इसको कैसे चाहिए? हम डॉट 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 करके ऐसे बना लेते हैं।
किरण ऐसे जाना चाहिए। आपको यहाँ से चित्र अगर समझ में न आए तो आपकी बुक में दिया गया है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। जिस भी चीज़ को समझने में दिक्कत हो तो वो आप बुक से उसकी सहायता ले सकते हैं। तो इस किरण को ये ऐसे आ रही और ऐसे सीधी निकलती बेटा, सीधी की नहीं निकलती ये बताइए, सीधी निकलती। ये किरण कैसे निकलती? सीधे निकलती। लेकिन ये किरण क्या हो गई? मुड़ गई। तो यदि प्रकाश की किरण किसी तल पर आपतित हो और अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाए? मुड़ जाए, तो ये वाली घटना क्या कहलाती? अपवर्तन। क्या कहलाती है? अपवर्तन। परावर्तन में क्या होता था? परावर्तन को याद करिए। परावर्तन में कोई किरण चिकनी चमकदार सतह पर पड़ती थी और उसी माध्यम में उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता था। ऐसा आप पढ़े हो, परावर्तन आप पढ़े हो। जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी चमकदार सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये था क्या? परावर्तन। ऐसा परावर्तन पढ़े हो ना आप लोग। अब हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब ये घटना जो है दो माध्यमों के बीच होगी। कैसी होगी? दो माध्यमों के बीच। दोनों माध्यम अलग अलग होंगे। एक माध्यम वायु है, कांच है, दूसरा माध्यम कांच हो गया। एक माध्यम यदि जल है तो दूसरा माध्यम वायु हो गया, या एक माध्यम जल है तो दूसरा माध्यम कांच हो सकता है। इस तरह से माध्यम होते, दो माध्यमों में ये घटना होती है अपवर्तन की। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो वो क्या होती है? हल्की मुड़ जाती है। जैसे कि ये किरण ऐसी जा रही थी तो इसको ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गई? मुड़ गई। तो मुड़ने वाली घटना ही क्या कहलाएगी? अपवर्तन। क्या कहलाएगी भाई? अपवर्तन। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्लियर हो गया? जैसे कोई किरण वायु से कांच में जा रही है, दो माध्यम हो गए, दोनों माध्यमों को अलग अलग ये रेखा करती है। इस वजह से इस रेखा का नाम सीमा पृष्ठ हो गया। सीमा पृष्ठ, इसने सीमा निर्धारित कर दी। ऊपर वाली सीमा वायु की है और नीचे वाली सीमा कांच की है। दो माध्यम हो गए, ऊपर वायु नीचे कांच। अच्छा, और ये हमने क्या डाल दिया भाई? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। आपने उसमें भी पढ़ा था, किसमें? परावर्तन में भी अवलंब होता था। और अवलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहा गया है। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये आपकी किरण कौन सी हो गई? अपवर्तित किरण। अपवर्तन हो गया, मुड़ गई ना। इस कोण को आप अपवर्तन कोण आर कहते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं आप? अपवर्तन कोण आर। आर समझ में आ रहा ना? इसको हम आर कहते हैं। अपवर्तन कोण को क्या कहते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? तो समझ में आ गया। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो वह अपने मार्ग से कुछ झुक जाती है। अपने मार्ग से मतलब विचलित हो जाती है। जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में ना जाकर के टेढ़ी बकोली हो जाती, कुछ विचलित हो जाती है। मार्ग उसका जो है, मार्ग तो सीधा होता किरण का, तो वो उस मार्ग से भटक जाती है। भटक जाने का मतलब है विचलित हो जाती है। समझ में आ गया? तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब
इसको और समझिएगा। अब बर्तन तो समझ में आ गया। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? अब यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, विरल माध्यम से कहाँ जा रही हो? सघन माध्यम में जा रही हो, मतलब वायु से कांच में जा रही हो, तो प्रकाश किरण कहाँ को मुड़ जाती? अवलंब की ओर झुक जाती है। देखो जी, अवलंब की ओर झुक गई कि नहीं झुकी? मैं समझ में आ गया? ये क्या होती? अवलंब की ओर झुक जाती। जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अवलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। और यदि देखो, इधर समझिएगा, थोड़ा हल्का सा और समझिएगा, मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिख रहा है आप लोगों को? अब जैसे मैंने ऊपर का माध्यम ले लिया कांच, ऊपर का माध्यम मैंने क्या ले लिया? कांच। ये कांच है और ये क्या है? वायु। अब एक किरण ऐसे आ रही है, ऐसे आई, और ये एक अवलंब डाल दो। ये आपतन बिंदु O हो गया। आपतन बिंदु को भाई O से प्रदर्शित कर दो, आपतन बिंदु। और अवलंब को नाम दे दो AB। अवलंब को क्या नाम दिया आपने? AB। और सीमा पृष्ठ को नाम दे दो PQ। सीमा पृष्ठ, तो ये भी सीमा पृष्ठ है, तो PQ ये हो गया। ये हम अवलंब डाल दें। क्या डाल दें? अवलंब डाल दीजिए। ये अवलंब डाल दिया, इसको हम अवलंब, ये आपने अवलंब लिया सो डाल दिया। अवलंब का नाम क्या है आपका? AB ही रहेगा, AB। अब आप देख रहे हो किरण कहाँ से आ रही? कांच से वायु में जा रही है, कांच से वायु में। यहाँ देखिए, यहाँ वायु से कहाँ जा रही थी? कांच में। वायु से कांच में जा रही थी, तो वायु हो गया विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी। तो क्या होगा? अवलंब की ओर देखो, जी मुड़ गई, मुड़ गई ना अवलंब की ओर। देखो झुकी है ना, जाना चाहिए बिल्कुल इसको ऐसे सीधे ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर के ये क्या हो गई? अवलंब की ओर झुक गई, ऐसे हो गई। समझ में आ गया? अवलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई, अवलंब की ओर झुकाव हो गया। अब ये किरण कहाँ जा रही? कांच से वायु में। कांच हो गया सघन माध्यम, और कहाँ जा रही? वायु, मतलब विरल माध्यम में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही। और जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अवलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। अवलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। ऐसी अवलंब से दूर हो गई, हो गई ना। देखो अवलंब से क्या हो गई? दूर। वैसे इस किरण का मार्ग कौन सा है? जरा मार्ग तो ऐसा था, ऐसा था, बिल्कुल सीधा मार्ग इस किरण का जो मार्ग सीधा है ऐसा है, ऐसे जाना चाहिए। लेकिन ये क्या है? अवलंब से दूर हट जाती है। विरल से सघन में जाए तो अवलंब की ओर झुक जाती है, और यदि सघन से विरल में जाए अर्थात कांच से वायु में जाए तो अवलंब से दूर हट जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया कब अवलंब की ओर झुकेगी और कब अवलंब से दूर हट जाएगी। ये तो आपके समझ में आ गया ना। मतलब प्रथम चित्र में वायु से कांच में जा रही है, वायु से कांच में जा रही, वायु विरल माध्यम हो गया, कांच हो गया सघन। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो अवलंब की ओर झुक गई, और यहां कांच से वायु में गई। कांच से कहां गई? वायु में। और जब कांच से वायु में गई भैया, तो जब कांच से वायु में गई तो कांच हो गया सघन माध्यम, वायु हो गई विरल माध्यम। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो अवलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। तो आपने दोनों घटनाओं में देखा कि किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, मार्ग भटक जाती है, दूसरा रास्ता रख रही, सीधी ना होकर के हल्की बकोड़ी
टेढ़ी बेढ़ी हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अपने मार्ग से हट जाती है। तो प्रकाश किरण का अपने मार्ग से ही विचलित होना ही क्या है? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होना है। क्लियर हो गया? अब कब अवलंब की ओर झुकती है, कब अवलंब से दूर हटती है, ये आप जान गए। सघन से विरल में जाएगी तो अवलंब से दूर हटेगी, और यदि विरल से सघन में जाएगी तो अवलंब की ओर मुड़ेगी। ये हमारा कांच है। अब हमने देखो कांच को थोड़ा प्रदर्शित कर दें बाबू भाई पाठ को। ये कांच, ये हमारा क्या हो गया? कांच हो गया। ये कांच है, ये हमारा क्या है? कांच है। ऐसे बना देते हैं दिखने के लिए कि समझ में आ जाए कि ये कांच है। ये वाला कोण फिर कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण। और ये कौन सा कोण कहलाएगा? अपवर्तन कोण। समझ में आ गया? आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्लियर हो गए? तो दोनों चित्र आप लोग बनाएंगे, लेकिन लिखने के बाद बनाइएगा। आप लोग लिखने के बाद बनाइएगा। तो हेडिंग डाल लें अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, डाल ली हेडिंग। चलो, जब कोई, लिखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। देखो भाई, शर्त है माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब जिसमें आर पार का हम देख सकें, वो माध्यम होता है पारदर्शी। वायु है तो वायु में आर पार का देख सकते हैं, कांच है तो कांच में भी हम आर पार का देख सकते हैं, जल भी है तो जल में भी हम आर पार का देख लेते हैं, देख लेते ना। तो ये माध्यम कैसे हैं? पारदर्शी। तो जब कोई, लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पूर्ण विराम, इनवर्टेड कॉमा में बंद कर दें ये परिभाषा, लाइन चेंज करके लिखें। प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी माध्यमों में ही होता है। प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों से ही होता है, पारदर्शी पदार्थों से ही होता है, जैसे कांच, वायु, जल आदि। लिख लिया? कांच, वायु, जल आदि आपने लिख लिया। नीचे लिखो नोट टाइप में लिखिए, नोट, नोट डाल लें, नोट। अगर ये परिभाषा एग्जाम में आ जाए तो मैं नोट के आप पूरा लिखेंगे। नोट लिखें, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण विरल
माध्यम, विरल माध्यम, ब्रैकेट में लिख दें विरल माध्यम आप किसे मान रहे हैं, कौन सा है विरल माध्यम? वायु, ब्रैकेट में लिख दें वायु, वायु ब्रैकेट बंद, से सघन माध्यम, सघन माध्यम ब्रैकेट में लिख दें कांच, विरल माध्यम जान गए और सघन माध्यम जान गए। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, जैसे वायु से कांच में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। लिख गया। दूसरा नोट लिखें, नोट 2, नोट 2। अब इस चित्र का लिख लें। अब देखो इसमें किरण कहां से जा रही, कांच से वायु में, अर्थात क्या मतलब होगा, सघन से विरल में जा रही है, और सघन से विरल में गई तो अवलंब से दूर हट जाएगी। लिखो नोट 2, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जैसे कांच से वायु में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा गई तो सघन माध्यम कांच हो गया, विरल माध्यम वायु हो गई, मतलब कांच से वायु में जाती है तो वह अवलंब से दूर हट जाती है, तो वह अवलंब से दूर हट जाती है। अच्छा, ये जान गए आप लोग कि अवलंब की ओर झुकना कब है और अवलंब से दूर हटना कब है किरण को, तो आप ये जान गए, क्लियर है। दोनों चित्र बना लेंगे अब मैं दोनों चित्र बना करके इनके नामांकन करवा रहा हूं। देखो भाई, चित्र आपने बना लिए, तो ये तो बेटा क्या हो गई, आपतित किरण, और ये जो एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में पहुंच गई, वायु से कांच में पहुंच गई, पारदर्शी माध्यम में पहुंच गई, तो इस किरण का नाम पड़ गया अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और सीमा पृष्ठ का नाम आपने क्या रखा, PQ सीमा पृष्ठ है, जो दोनों माध्यमों को अलग अलग प्रदर्शित करता, दोनों माध्यमों को अलग अलग बताता है। पहले माध्यम में वायु और दूसरे माध्यम में है कांच, और ये वाली रेखा उसको अलग अलग करती, तो ये हो गया सीमा पृष्ठ। चित्र बना लिया आपने, चलिएगा चित्र के आधार पर मैं सब कुछ लिखवा दूं। और इधर आप लोग जो है, मैं ए भी आपका अवलंब हो गया, और सी ओ और जे यहां मैं डी लिख दे रहा हूं बेटा। क्या लिख दिया मैंने, डी लिख दिया। अपवर्तित किरण के लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, डी। मतलब सी ओ क्या है, आपकी आपतित किरण है, सी ओ आपतित किरण है, और ओ डी या ओ सी, आप सी ओ क्या है, सी ओ आपतित किरण है। देखो जी आई, आप सी ओ आपतित किरण, ओ डी जे, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। और ए बी क्या है, अवलंब। ओ क्या है, आपतन बिंदु, यहां आप आई तो जी आपतन बिंदु हो गया। और कोण, देखो जे कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अवलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो AOC ये कौन सा है, आपतन कोण, बराबर क्या लिख देंगे, आई। और BOD जिस कोण को लेना होता है उसको बीच में बोलना पड़ता है, समझते हो ना। जिस कोण को हमें लेना है या जिस कोण को हम बता रहे होते हैं उस कोण को हम बीच में बोलते हैं।
कोण BOD बराबर क्या है, अपवर्तन कोण बराबर इसको लिखते हैं R। तो सब आप नाम जान गए। PQ सीमा पृष्ठ है, AB आपका अवलंब है, CO आपतित किरण है, OD अपवर्तित किरण है, AOC आपतन कोण I है, BOD अपवर्तन कोण R है। ये आप सब जान गए। चलो अब लिखिएगा PQ, ऐसा लिखो उपरोक्त चित्र में, चित्र तो आपने ऊपर बनाया ना, तो लिखो उपरोक्त चित्र में PQ दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, CO आपतित किरण है तथा OD अपवर्तित किरण है, AB अभिलंब है, तथा कोण A, कोण का निशान बना दें, ऐसे बनता है कोण का निशान, देख लें, ऐसे किया, ऐसे कोण का निशान, कोण AOC आपतन कोण बराबर I तथा कोण BOD बराबर BOD अपवर्तन कोण बराबर न लिखें, B तथा BOD अपवर्तन कोण बराबर R है। जी आपने चित्र के माध्यम से बता दिया, और जी आपने लिख ही लिया होगा कि यहाँ ऊपर वायु है, नीचे यहाँ कांच है, और इसमें लिख दिया होगा ऊपर कांच है, नीचे वायु है। तो आपने इस तरह से अपवर्तन समझे। क्लियर हो गया? अपवर्तन आपके समझ में आ ही गया है। अब आप समझेंगे अपवर्तन के नियम। क्या समझेंगे? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या नहीं, हेडिंग डाल लें, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। चलिए देखो, पहले तो समझ लें ये क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, अपवर्तित किरण है, और ये क्या है, आपका अभिलंब है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। लिखो आपतित, अब लिखिए आपतित अपवर्तन के नियम। हेडिंग डाल ली, लिखो प्रथम नियम। प्रथम नियम, हेडिंग डाल ली, प्रथम नियम। हाँ लिखो अब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु हमने क्या माना है, ओ क्या है, आपका आपतन बिंदु है। क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि ये किरण आकर के यहीं पर आपतित होती है। तीनों एक ही तल में
होते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रथम नियम लिख गया। अब लिखो, हेडिंग डालो द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, और दूसरी नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। द्वितीय नियम या स्नेल का नियम, आधा सा है स्नेल में, आधा सा ना बनाओ, ना पे आई की मात्रा स्नेल, नेल तो लिखा ही लोगे, नेल स्नेल, स्नेल में आधा। द्वितीय नियम या स्नेल का नियम। देखो, ये अपवर्तन दो माध्यमों में होता है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए दो माध्यमों होना चाहिए। क्या माध्यम होना चाहिए? दो। जैसे यहाँ दो माध्यम है, वायु और कांच। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए। आपतन कोण, आपतन कोण कीजिए। जिया का मतलब समझिए, त्रिकोणमिति में जो आपने साइन कोस टेन पढ़े हैं, तो साइन को कहते हैं जिया, कोस को हिंदी में कहते हैं कोज्जिया, और टेन को स्पर्जिया कहते हैं। साइन को क्या कहते हैं? हिंदी में जिया, कोस को कोज्जिया और टेन को स्पर्जिया कहते हैं। तो द्वितीय नियम में आपको बता दूं, ये होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बराबर नीतांक। क्या होता है? नीतांक, नीतांक, नीतांक। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए। आपतन कोण आई, आपतन कोण क्या है? आई की जिया, जिया का मतलब साइन, आपतन कोण की जिया, और आर क्या है? अपवर्तन कोण की क्या? जिया, आर जिया। साइन लिखा इसे हम जिया कह रहे। जिया कोई ये नहीं समझ लेना कि क्या, कौन सा जिया का क्या मतलब है। साइन को हिंदी में जिया कहा गया है बेटा, जिया। और आई लगा तो आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया। और ये कौन सा? अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, ये बटे में लिखा अनुपात सदैव नियत रहता है, नीतांक। क्या रहता है? नीतांक। इसको आप और बढ़ा करके लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। ये कहोगे कि नया आ गया, ये सोच रहे होगे कि नया कहां से आ गया। n क्या है? अपवर्तनांक। किरण देखो, एक चीज और भी समझें, जिस माध्यम से जा रही होती है उसे आगे लिखते हैं, और जिस माध्यम में जा रही होती है उसे n के पीछे लिखते हैं। जिस माध्यम से, गौर कीजिए शब्दों पर, जिस माध्यम से जा रही है, ठीक, वो पहला माध्यम कहलाएगा, ठीक है, उसे n के आगे लिखा जाता है। और दूसरा माध्यम जिस माध्यम में जा रही है उसे n के पीछे लिखा जाता है। समझ में आ गया? जैसे मैं उदाहरण के तौर पर समझा दूं आपको, जैसे मैं लिख दूं ANG, ए का मतलब एयर, इनका मतलब समझ लीजिए बेटा, ए का मतलब एयर और जी का मतलब गिलास। मतलब किरण कहाँ से जा रही है? वायु से कांच में जा रही है। वायु से कहाँ जा रही है? कांच में जा रही है। पहला माध्यम क्या है? वायु। दूसरा माध्यम क्या है? कांच, गिलास, ANG। तो जिस माध्यम से किरण जा रही है और जिस माध्यम में जा रही है, जिस माध्यम से जा रही हो उसे n के आगे लिख देते हैं और जिस माध्यम में जा रही हो उसे पीछे लिख देते हैं। जैसे मैं कह दूं कोई किरण कांच से जल में जा रही है। कोई किरण कहां जा रही है? कांच से जल में। गौर करिए, कांच से
जल में जा रही है, कांच से जा रही है, तो GN कहाँ जा रही है? पानी में वाटर, W, GNW समझ में आ गया? या मैं कह दूं कोई किरण पानी से और कांच में जा रही है, पानी से कांच में जा रही है, तो WNG जिस माध्यम से जा रही है उसे N के आगे लिखा जाता है, और जिस माध्यम में जा रही है उसे N के पीछे लगा दी। वायु हमारा पहला माध्यम हो गया और कांच हमारा दूसरा माध्यम हो गया। तो ये माध्यमों का लिखना समझ में आया। ANG इसे क्या पढ़ सकते हैं? देखो पढ़ने का क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये आगे लिखा ना, एयर मीन्स, ए मीन्स एयर, एयर मीन्स हवा, जी मीन्स गिलास, गिलास मीन्स कांच। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और ये कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और ये जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हम कहें वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, देखो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु आगे आ जाएगी N, और किसका अपवर्तनांक? जल का, ANW। समझ में आ गया होगा, इतने सारे आपको उदाहरण दिए तो समझ में आ गया। ये वायु के सापेक्ष का जल का अपवर्तनांक, वाटर मीन्स जल, ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। समझ में आ गया? और कोई कहे कि भाई कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो ये लिख गया। अब कोई कहे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष, कांच आगे कर देते हैं, वायु का ये बाद में GN, ऐसे लिखा जाता है, N बड़ा टाइप का लिखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो मैं आपको पढ़ा रहा था क्या? द्वितीय नियम या स्नेल का नियम। लिखिएगा इसमें, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। अतः लिख लिया, अतः करके बीचों बीच लिखें, अतः sin I बटे sin R बराबर नियतांक, बराबर नियतांक। नीचे लिख लें, लिखने के पहले अब लिखें नीचे, यदि प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही हो तो sin I, अब लिखें बीच में, आपने ये तो लिख लिया, यदि प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही हो तो, बीचों बीच लिखें sin I बटे sin R बराबर 1n2। फिर नीचे लाइन चेंज करके लिखें जहां, अब 1n2 का मतलब समझ लें, जहां 1n2, ऐसे लिखना है 1n2 जैसे मैंने लिखा है, जहां 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। पहले माध्यम के सापेक्ष जहां 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। एक नोट और लिख लें, नोट, लिखें, प्रकाश किरण जिस माध्यम से जा रही हो
उस माध्यम को एन के आगे लिखते हैं, उस माध्यम के प्रतीक को, उस माध्यम के प्रतीक को एन के आगे लिखते हैं। वा जिस माध्यम में जा रही हो, कब जा रही हो? अपवर्तन के बाद। वा अपवर्तन के बाद जिस माध्यम में जा रही हो, उस माध्यम के प्रतीक को एन के बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया आपका स्नेल का नियम भी हो गया, अपवर्तन के नियम हो गए और प्रकाश का अपवर्तन हो गया। चलिए बस फिजिक्स में आज इतना ही।